हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान की हम क्लासेस कर रहे थे और उसी कड़ी में मैं आगे आपके सामने एक और बेहतरीन क्लास लेकर के आप सभी के बीच हाजिर हूँ। तो फटाफट जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कीजिए और चैनल पर यदि आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और एजुकेशन साइकोलॉजी में अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे थे और अवस्थाओं के बारे में पढ़ते पढ़ते हम किशोरावस्था तक आ गए थे। उससे पहले हमने भ्रूणावस्था हमने पढ़ ली, शेष अवस्था की 3-4 क्लासेस कर ली, बाल्यावस्था की हमने 3-4 क्लासेस कर ली। आज हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब जो अवस्था है वो बाल्यावस्था है, इसीलिए उसको 4 क्लासेस में काफ़ी डिटेल समझा दिया। रीट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेषावस्था और बाल्यावस्था। और यदि आप उससे ऊपर की जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी बाल्यावस्था और किशोरावस्था ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? लेकिन हम सभी अवस्थाओं को अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपके सामने। तो हेडिंग लगा लीजिए किशोरावस्था। उससे पहले हमें जैसे आप जो प्रीवियस क्लासेस कर चुके हैं अपनी, तो वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं और उनको अच्छे तरीके से आप आनंद ले सकते हैं। इससे पहले की भी साइकोलॉजी क्लासेस जब पिछली रीट हुई थी उस रीट में मैंने करवाई थी, तो उस टाइम की क्लासेस अगर आप देखना चाहें, आपको जल्दी है थोड़ा सिलेबस की, तो उसमें बुद्धि अधिगम वगैरह वो चैप्टर आपको पहले से कराए हुए हैं तो आप वो देख सकते हैं। हिंदी की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, सभी प्रकार के उसमें वीडियोज आप पुराने जाकर के देख सकते हैं। और अभी जो साइकोलॉजी का जो करंट में बैच चल रहा है उसमें आप अच्छे तरीके से जुड़ सकते हैं। रीट की धीरे धीरे अपन सारी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, धीरे धीरे हिंदी की इनकी सभी क्लासेस को धीरे धीरे हम स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। फटाफट जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए। करते हैं आज की क्लास की शुरुआत किशोरावस्था के साथ। हेडिंग है किशोरावस्था, एडोलसेंस। किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कौन सी? भ्रूणावस्था, जन्म से पहले के बारे में बताया था। फिर भ्रूणावस्था के बाद मैंने बात की शेषावस्था। शेषावस्था जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की बात की थी। हालांकि 2 वर्ष तक होती है मुख्य रूप से, लेकिन 6 वर्ष तक की हमने बात की थी, जिसे पूरे बाल्यावस्था के कुछ हिस्सों का हमने काउंट किया था। उसके बाद 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक हमने बात की थी बाल्यावस्था की। अब जब 12 वर्ष के बाद यानी 12 वर्ष से लेकर के आगे तक की अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था। आगे मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पूरे लाइफ टाइम तक चलेगी। 12 अवस्था से अपनी स्टार्ट होगी, 12 वर्ष से, और उसके बाद धीरे धीरे अवस्था आगे से आगे चलती जाएगी। 18, 19, 20 साल तक होती है, ये किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था आपको बता दूं सबसे पहले मैं इसके कुछ फैक्ट, हालांकि बात अलग करेंगे। सबसे ज़्यादा जरूरी है किशोरावस्था, बहकने की सबसे ज़्यादा उम्र होती है इसमें बच्चा अपने मतलब रूट से डाइवर्ट हो जाता है। कोई भी काम करता है ना तो उसको मतलब थोड़ा एग्रेशन में आ जाता है, थोड़ा इसमें जोश होता है बच्चे में। तो हालांकि जब अपन जिसकी चीज़ें पढ़ेंगे ना तो उनके बारे में आपको मैं डिटेल से बता दूंगा। तो किशोरावस्था सबसे क्रिटिकल एज होती है। इसमें बिगड़ने, अगर किसी का करियर बनता है तो किशोरावस्था में बन जाता है, और अगर करियर बिगड़ता है तो भी किशोरावस्था में बिगड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं किशोरावस्था की शुरुआत। हेडिंग लगा लीजिए किशोरावस्था, 12 वर्ष से लेकर के ऊपर तक। अब बात करते हैं कि किशोरावस्था जो है ना, इसको बोलते हैं मतलब एडोलसेंस। और एडोलसेंस जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश के शब्द किससे बना है? एडोलसेंस से। किससे बना है? एडोलसेंस से बना है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है अंग्रेजी भाषा की, इंग्लिश का शब्द है एडोलसेंस, उस एडोलसेंस से बना हुआ है। क्लियर? और जो एडोलसेंस है ना, एडोलसेंस शब्द जो है वो अपनी लैटिन भाषा है या ग्रीक भाषा बोल दीजिए, यूनानी भाषा बोल दीजिए, उसके एडोलसियर से बना हुआ है। एडोलसियर से बना हुआ है। जो किशोरावस्था है वो अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस से बना हुआ है, और जो एडोलसेंस है, जो एडोलसेंस शब्द है वो लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एडोलसियर से बना हुआ है। इसका मतलब एडोलसियर का अर्थ क्या होता है? एडोलसियर का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर अग्रसर होना। परिपक्वता की ओर अग्रसर होना, परिपक्वता की ओर अग्रसर होना, ये किसकी बात बताई? ये बात है अपनी किशोरावस्था की। यानी किशोरावस्था जो है वो शब्द, जो किशोरावस्था जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस से बना हुआ है।
किशोरावस्था किसका होता है? किशोरावस्था का हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग क्या है? एडोलसेंस। और जो एडोलसेंस जो शब्द है वो लेटिन भाषा के एडोलसियर से लिया गया है। जो एडोलसेंस शब्द है वो लेटिन भाषा के एडोलसियर से लिया गया है और इस एडोलसेंस का मतलब होता है परिपक्वता की ओर अग्रसर होना। किसकी ओर? परिपक्वता की ओर अग्रसर होना। किशोरावस्था शब्द लेटिन भाषा के एडोलसियर, अलग सीधा बोल सकते हैं, एडोलसियर से लिया गया। एडोलसियर का मतलब होता है परिपक्वता की ओर अग्रसर होना, मैच्योरिटी की तरफ जाना। मैंने आपको बताया था जब बाल्यावस्था पढ़ाई थी कि बाल्यावस्था में बालक मैच्योर होता नहीं है, परिपक्व होता नहीं, वो परिपक्व दिखाता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन किशोरावस्था में परिपक्वता के नजदीक पहुंच जाता है। परिपक्वता बालक में मैच्योरिटी धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। ये कहते हैं ना मैच्योर हो जाता है, किशोरावस्था में बालक समझने लग जाता है। तो किशोरावस्था होता है परिपक्वता की ओर अग्रसर होना। किशोर और जो है ना किशोरावस्था, किशोरावस्था को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जो अपनी किशोरावस्था से पहले कौन सी है? बाल्यावस्था। किशोरावस्था से पहले कौन सी है? अपनी बाल्यावस्था। और किशोरावस्था के बाद कौन सी आएगी? किशोरावस्था के बाद आएगी प्रौढ़ावस्था, एडल्ट है उसमें। किशोरावस्था के बाद आएगी प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य की क्या होती है? ये कड़ी, उनको दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। कौन? किशोरावस्था। जो बाल्यावस्था, किशोरावस्था से पहले बाल्यावस्था थी, तो बाल्यावस्था से लेकर के और प्रौढ़ावस्था के बीच की क्या होती है? किशोरावस्था कड़ी होती है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की कड़ी कौन होती है? यही प्रौढ़ावस्था होती है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात अगर आपको समझ आ गई। इस कड़ी को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वयसंधि काल या संक्रमण काल। क्या बोलते हैं? वयसंधि काल, क्योंकि दोनों के बीच में संधि करते हैं। वयसंधि काल या संक्रमण काल, या क्या बोलते हैं इसको? संक्रमण काल। जो किशोरावस्था है, पहले किशोरावस्था के बारे में बताया। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस से बना है और एडोलसेंस शब्द लेटिन भाषा के एडोलसियर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर अग्रसर होना। इस किशोरावस्था को ये क्या है? किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य की कड़ी के रूप में काम करती है। इसको वयसंधि काल या संक्रमण काल, ट्रांजिशनल एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल एज बोलते हैं। वयसंधि दोनों के बीच में जोड़ने का काम करती है, संधियां काम करती है। और संक्रमण काल इससे तो बच्चा निकल रहा है और इससे तो बाहर निकल गया, उसमें प्रवेश करने वाला है, तो दोनों के बीच में ट्रांजिशन संक्रमण काल हो गया। कौन सा होता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य व्यसंधि या संक्रमण का काल होता है। और ये बात बोली किसने है? ये बात बोलने वाले हैं कुलहन। कौन बोलते हैं बात? ये बात बोली है कुलहन ने। किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य की संक्रमण काल है, संक्रमण काल या फिर व्यसंधि काल है। क्लियर? और जो अपनी किशोरावस्था है ना, किशोरावस्था की जो किशोर एक और मतलब बोलते हैं इसको किशोरावस्था को ही कि क्षमता विकास, क्षमता विकास का काल होता है। क्षमता विकास, इसमें बालक की कैपेसिटी डेवलप होती है, क्षमता विकास करने की होती है या क्षमता के विकास की, और इसमें बालक में मैच्योरिटी आती है, तो इसमें परिपक्वता भी आती है। बालक में क्या होती है? परिपक्वता क्या आती है? परिपक्वता क्या होगा? इसका मीनिंग भी यही है, यानी बालक में किशोरावस्था में क्षमता का विकास होता है, बालक में कैपेसिटी आ जाती है हर काम को करने की, उसमें मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है। तो किशोरावस्था एडोलसेंस, एडोलसेंस परिपक्वता की ओर अग्रसर होना। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य व्यसंधि काल या संक्रमण काल, किसके अनुसार? इसके कुलहन के अनुसार। क्लियर? यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। इस दैट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपकी? अब देखो, अब हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के कुछ उपनाम। किशोरावस्था के पढ़ेंगे उपनाम। पहले किशोरावस्था के उपनाम की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपके सामने किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं छोटी सी बात आपके सामने और करना चाहता हूं। हालांकि ये बात मुझे शेषावस्था में बतानी चाहिए थी, लेकिन शेषावस्था में बता था तो आपकी समझ में आ जाती वही भी, लेकिन अभी बताने में क्या है कि थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, किसी को समझाने में थोड़ा आएगा कि कुछ इफेक्ट होते हैं, उन इफेक्ट के बारे में समझाता हूँ। एक होता है रूटीन, एक होता है रूटीन, एक होता है मोरो, और एक होता है बेबेंस्की या बोबेंस्की या बेबेंस्की, कुछ बोल दीजिए। रूटीन, मोरो और बेबेंस्की होता क्या? देखिए ध्यान से, रूटीन को समझते हैं, मोरो को समझते हैं और बेबेंस्की को समझते हैं। पहले तीन को समझते हैं, एक आधा होता है। सबसे पहले बात करता हूं मैं रूटीन की। रूटीन क्या होता है? देखो,
रूटीन का मतलब होता है कि अपने घर में कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा कैसे, लगभग 3 4 5 6 महीने का, 3 से लेकर के 6 महीने तक का बच्चा है। ये सारे इफेक्ट किसमें होते हैं, ये शेषावस्था वाले बच्चे में होते हैं, और शुरुआती जो 5 से 7 8 महीने हैं ना, उन्हीं में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, उनमें ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं। रूटीन क्या होता है, सबसे पहले मैं रूटीन को समझाता हूँ कि एक छोटा बच्चा है, आपने उस छोटे बच्चे को आपके सामने लिया और उसकी गालों पे धीरे धीरे यूँ करेंगे। इस तरीके से करने से बच्चा स्माइल पास करेगा, आपके सामने हंसेगा, स्माइल पास करेगा, तो वो इफेक्ट कौन सा हो गया, रूटीन। यानी बच्चे के गालों को थपथपाने पर, ये नहीं मुख्य मान लीजिए जो बच्चे की इतना सा है वो कुछ नहीं, हल्की हल्की हाथों से गालों को टच करते हैं तो बच्चा क्या प्रस्तुत करता है आपके सामने, स्माइल। अगर आपको नहीं पता कैसे करता है तो अपना जो चैनल है ना, इसके शॉर्ट्स में जाइएगा, चैनल पे अलग अलग होते हैं, वीडियोस, होम, शॉर्ट्स से लाइव ऐसे, तो इसमें शॉर्ट में जाइएगा, शॉर्ट्स में आपको एक ऑप्शन मिले, मतलब एक वीडियो दिखेगा छोटा सा रूटिंग इफेक्ट का, उसमें बालक को यूँ करते कई भाई यूँ करने से बालक की एक हल्की सी स्माइल प्रस्तुत करता है, एक छोटी सी स्माइल देता है, वो स्माइल क्या होती है, रूटिंग होती है। क्लियर। तो बालक के सामने थोड़ी सी ऐसे, मतलब उसके गालों को छूने से, जब बालक के गालों को हम छुएंगे तो एक इफेक्ट अपने सामने आता है, बालक स्माइल प्रस्तुत करता है अपने सामने, एक मतलब थोड़ा हंसता है, तो कौन सा इफेक्ट होता है, रूटिंग होता है। क्लियर। अब ये मत कि उसके मुंह को जाके दबाई दो, हल्का से, बल्कि हल्के हाथों से बालक को टच करोगे, बालक हल्की सी स्माइल प्रस्तुत करेगा, वो कौन सा हो गया, रूटीन। अब रूटीन की बात करता हूँ मोरो। मोरो क्या होता है, आपने कभी देखा होगा छोटा बच्चा ऐसे बैठा है, छोटे बच्चों को मैंने बैठा दिया, जैसे ही थोड़ा झटका लगा तो हाथों को यूं करेगा छोटे बच्चे को, या फिर हमने गोद में ले रखा थोड़ा सा ऐसे यूं करेंगे तो बच्चा हाथों से यूं करेगा। हम जैसे हमारे देख लेते हैं, हमारे किसी का झटका लगता है ऐसे, तो क्या करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, अचानक से गिरने लगा, मेरे हाथ आगे जाएंगे, तो जब बच्चे की झटका लगता है, हल्का सा झटका लगता है, सामने वाली चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, हल्का झटका लगता है, सामने वाली चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, या फिर चौंकने लगता है। ऐसे सरप्राइज होता है ना, हमारे अचानक से कोई जगह, अचानक मैं खड़ा हूँ, मुझे पीछे से किसी ने धक्का लगाया, मैं सरप्राइज होऊंगा, किसी को रोकने की या पकड़ने की कोशिश करूंगा, तो वो इफेक्ट कौन सा होता है, मोरोन। देखिए ये इफेक्ट करते क्यों है, ये करते हैं कि बच्चे का नर्वस सिस्टम, बच्चे का मस्तिष्क है, वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और कोई वहाँ रीजन नहीं है इसका। ये काम ये क्यों करते हैं कि बच्चे का जो नर्वस सिस्टम है, बच्चे का जो मस्तिष्क है, बच्चे की जो मतलब जो कुछ जो अंतर्गत जो एक्टिविटी हो रही है, वो क्या सही तरीके से काम कर रही नहीं करे। तो रूटीन, बच्चे के गालों को छूने पर बच्चा स्माइल देता है, रूटीन। बच्चे को हल्का झटका देने पर बच्चा चौंकता है, या फिर मतलब किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, वो क्या होता है, मोरो। अब होता है बेमेंस्की, गुदगुदी, जानते हो गुदगुदी, अपनी जो छोटा बच्चा होता है उसकी हथेली को हल्के हाथों से ऐसे धीरे धीरे उसकी गुदगुदी करना, तो मुट्ठी को यूँ धीरे धीरे बंद करेगा। छोटे से हाथों तो उसके जैसे हथेली में गुदगुदी करेंगे, बच्चा धीरे धीरे मुट्ठी को बंद करेगा। पैर की जो बंदी होती है, जो जिसको पगतली बोलते हैं, उसमें हम धीरे धीरे ऐसे करेंगे टच, तो बच्चा पैरों की अंगुलियों को आपस में सिकोड़ेगा, तो वो कौन सा हो गया, बेबेंस्की। यानी हाथ और पैर की अंगुली जो होते हैं उनमें थोड़ा हल्के हाथ से ऐसे रगड़ने पर, मतलब हल्के टाइप से गुदगुदी करने पर बच्चे गुदगुदी होती है। अपने भी पैर कैसे नहीं होती उसकी बात अलग है, लेकिन जैसे आप ही अपने हाथ कैसे करके देखिए, आपकी अंगुलियां धीरे धीरे अंदर आने की कोशिश करेंगी, आपके पैर की हल्की गुदगुदी कीजिए, आपका पैर धीरे धीरे सिकोड़ने की कोशिश करेगा ना। तो रूटीन ऐसे करने पर स्माइल देना, मोरो झटका लेना, और बेबेंस्की हाथ या पैर की अंगुलियों को थपथपा हल्का ऐसे रगड़ने पर उनको इकट्ठा करना। तीनों इफेक्ट समझ में आ गए, तीनों समझ में आ गई। रूटीन क्या होता है, मोरो क्या होता है, बेबेंस्की क्या होता है, ये तीनों इफेक्ट। हालांकि शेषावस्था में आपको बताया था, लेकिन अभी अच्छे से आपके सामने क्लियर कर दी मैंने। क्लियर। ये रूटीन हो गया, मोरो हो गया, बेबेंस्की हो गया। अब एक और होता है टॉनिक, एक इफेक्ट और होता है, मतलब ना एक और बताऊँ आपको, टॉनिक इफेक्ट। टॉनिक इफेक्ट क्या होता है कि हमने बच्चे को पीठ के बल लेटा दिया, यानी ऐसे सीधा, तो बच्चा क्या करेगा, अपने हाथ, अपने पैर और अपनी गर्दन तीनों एक ही डायरेक्शन में रखेगा। अगर बच्चा इस साइड यूं करे, मान लीजिए ऐसे बच्चा लेटा हुआ है, बच्चे की गर्दन इस साइड है ना, तो बच्चे के हाथ भी इस साइड रहेंगे और बच्चे के पैर भी इस साइड रहेंगे। अगर बच्चे की गर्दन इस साइड है तो बच्चे के हाथ भी इस तरफ रहेंगे, बच्चे के पैर भी इस तरफ रहेंगे। बच्चा सीधा देख रहा है तो बच्चे के हाथ भी सीधे रहेंगे, बच्चे के पैर भी सीधे रहेंगे। यानी हाथ, पैर और आंखें या गर्दन, इन तीनों की डायरेक्शन सेम होती है। रूटीन का ये टॉनिक क्या होता है, ये भी 4-5 महीने के आसपास होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को पीठ के बल लेटाने पर बच्चे के हाथ, बच्चे की गर्दन और बच्चे के पैर तीनों एक ही दिशा में होते हैं। तो कौन सा इफेक्ट हो गया, टॉनिक इफेक्ट। चलो आगे, रूटीन हो गया, मोरो हो गया, बेबेंस्की हो गया और टॉनिक इफेक्ट हो गया। क्लियर। आगे चलते हैं। अब आप बताइए, अब आप हेडिंग लगाइए किशोरावस्था के उपनाम। अब किसको पढ़ेंगे, किशोरावस्था के उपनामों को पढ़ेंगे। हेडिंग लगाइए किशोरावस्था के उपनाम, या इसको किसी विशेषताएं बोल सकते हैं, लेकिन अन्य नाम बोल दीजिए, उपनाम बोल दीजिए। पहले हम उपनाम पढ़ते हैं, विशेषताएं हम इसके बाद में पढ़ेंगे। किशोरावस्था पढ़ने में काफी अच्छे लगने वाले आपको, किशोरावस्था के उपनाम।
चलिए हेडिंग है किशोरावस्था के उपनाम करते हैं। सबसे पहले इस किशोरावस्था को बोलते हैं हम टीनेज। क्या बोलते हैं? टीनेज। टीन एज। टीन एज का मतलब होता है नाजुक अवस्था, छोटी अवस्था, नाजुक अवस्था। नाजुक अवस्था होती है टीनेज। टीन होता है, टीन मतलब किशोर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टीनेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टीनेज क्या होगा? किशोरावस्था होगी। आगे चलते हैं। उसके बाद किशोरावस्था में आप देखते हो सबसे ज्यादा आईने के सामने खड़े रहते हो। किशोरावस्था में जब आप किशोर होते हो, आप सबसे ज्यादा आईने के सामने कि मेरे बाल सेट करूं, मैं ऐसे करूं, मैं सेविंग ऐसे रखूं, मैं इस प्रकार से करूं, मैं थोड़ा मेकअप से मेकअप कर लूं, होता है ना। तो इसको बोलते हैं सुंदरता की अवस्था। सुंदरता की अवस्था, एज ऑफ ब्यूटी, है ना। तो किशोरावस्था को टीनेज बोलते हैं। सुंदरता की अवस्था, सुंदरता की अवस्था कैसे? कि जो बालक होता है या जो किशोर होता है वो पूरे दिन शीशे के सामने खड़ा रहता है। सेल्फी, आजकल तो सेल्फी वाला काम हो गया ना, थोड़ी देर हुई सेल्फी ले ली, थोड़ी देर हुई सेल्फी ले ली, इस तरीके से पोज बना लिया, ऐसे बना लिया, मेरे बाल ऐसे सेट कर लिए, मैं बाल आज ऐसे नहीं आज ऐसे बनाऊंगा, आज सेविंग इस तरीके से ऐसे रखूंगा, आज ये नहीं वो कपड़े पहनूंगा। तो सुंदरता की अवस्था बोलते हैं किसको? किशोरावस्था को टीनेज बोलते हैं, किशोरावस्था को सुंदरता की अवस्था बोलते हैं। उसके बाद इसी को बोलते हैं जीवन का बसंत काल। किशोरावस्था को बोलते हैं जीवन का बसंत काल, जीवन का स्वर्णिम काल, जीवन का बसंत काल, जीवन का स्वर्णिम काल, इसी को बोलते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ द लाइफ। गोल्डन पीरियड ऑफ द लाइफ, इसी को बोलते हैं बसंत काल, इसी को बोलते हैं स्वर्णिम काल, इसी को बोलते हैं गोल्डन पीरियड, और इसी को ही बोलते हैं जीवन का सबसे कठिन काल। जीवन का कठिन काल। गोल्डन पीरियड कैसे? बसंत काल, स्वर्णिम काल, गोल्डन पीरियड कैसे? इस समय बच्चे में मैच्योरिटी आती है। मैच्योरिटी का मतलब उसे समाज में स्थान मिलने लग जाता है। समाज में स्थान मिलने लग जाता है। जो उसके मन में जो इमोशंस हैं, जो संवेगात्मक, उसके विकास लगभग पूरे होते हैं। उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, उसका संज्ञानात्मक विकास, वो सभी तरीके के विकास पूरे हो जाते हैं। सभी तरीके के विकास पूरे होते हैं, सभी तरीके के उस बालक में संवेग आ जाते हैं। उन संवेगों के विकसित होने पर बालक क्या होता है? एक तरीके से मैच्योर हो जाता है। और मैच्योर हो जाता है तो उसे हर जगह क्या मिलने लगती है? रेस्पेक्ट मिलने लगती है। हर जगह, हर जगह बालक की पूछ होती है, हर जगह बालक को पूछते हैं क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। इस टाइम में जो आपके मतलब इमोशंस होते हैं सर, प्रेम प्यार वाले इमोशंस, वो भी इसी टाइम में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला होता है ना। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, फालतू के सोचने कुछ नहीं होता इनसे, लेकिन फिर भी कि जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चलते हैं, ये भी इसी टाइम में आते हैं। किस वजह से? क्या बोलते हैं, इसमें बच्चा हर चीज़ को इंजॉय करता है, हर एक चीज़ को, मतलब खूब सारे इसमें धमाचौकड़ी, मतलब धमाचौकड़ी पहले उसने की, लेकिन अब उसी तरीके, उसी को एक अलग लहजे में हर एक चीज़ को एंजॉय करना, हर मतलब घूमना फिरना, खूब मौज मस्ती करना। तो ये क्या होता है? बसंत काल, जीवन का स्वर्णिम काल, गोल्डन पीरियड। जो किशोर होता है ना, जो मतलब अपने 12 से 18 साल, ये सबसे अच्छा टाइम होता है। करियर का बिल्डिंग का भी सबसे अच्छा टाइम होता है, और करियर को खराब करने का भी सबसे अच्छा टाइम होता है। इधर उधर दोनों तरफ देख लीजिएगा। वैसे कई बार दिखाते हैं ना, जैसे मतलब कि एक सामने की इमेज होती है और उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आते हैं। तो आपको ये दिख रहा है तो ये भी देख लीजिए। आपको बसंत काल दिख रहा है, स्वर्णिम काल दिख रहा है, गोल्डन पीरियड दिख रहा है, तो इधर देख लीजिए कठिन काल भी दिख रहा होगा। कैसे? कि इसमें बच्चे के इमोशंस पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना। अब बच्चा प्रेम प्यार का चक्कर में पड़ गया, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चक्कर में पड़ गया। अब जब उसमें पड़ गया, जब तक चल रहा है अच्छा लगता है उसको, लेकिन जिस दिन वो कहते हैं ना ब्रेकअप हुआ, जब तक चल रहा है तब तक तो ऐसे बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूबा है, इस तरह के चलेगा। उसके दिमाग में अलग अलग मतलब बहुत अच्छे अच्छे से मतलब उसके गाने चलेंगे, है ना। लेकिन जैसे ही उसका टूटा तो फिर अरिजीत सिंह शुरू हो जाएगा, है ना। तो जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड, जीवन का सबसे कठिन काल। दूसरी, इसमें बच्चे के गोल्डन पीरियड में क्या कि बच्चा पढ़ाई लिखाई में सब चीज़ों में अच्छा कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन कभी कभी बच्चे में गलत आदतें भी विकसित होती हैं। बच्चा नशे का शिकार होता है, बच्चा ड्रग्स स्मोकिंग वगैरह ये भी लेने लगता है। तो ये क्या किशोर, तो किशोर का गोल्डन पीरियड भी है कि मतलब हर चीज़ को एंजॉय करता है, लेकिन किसी चीज़ का आदी बन जाता है, वो भी होता है। बच्चे में बच्चा हीन भावना का शिकार हो सकता है। इसमें मान लीजिए किशोर है तो किशोर के ऊपर 1000 तरीके के प्रेशर्स होते हैं,
घर वाले उसको बार बार बोलते हैं कि तो पढ़ाई नहीं करता, तो ये नहीं करता, इतना बड़ा हो गया, कब पढ़ेगा, वो करेगा वो करेगा। फिर दूसरे पास पड़ोस वाले बब्बो से बार बार पूछते हैं कि यार तूने वो एग्जाम दिया था उसमें क्या हुआ, तेरे कितने परसेंट बने, तेरे कैसे क्या बने। फिर रिश्तेदार आते हैं, उनके कॉल आते हैं कि बच्चा यार ऐसे कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। अब बच्चा उस तरीके की जी अनजाने फंस करके और वो मतलब खुद डिप्रेस्ड हो जाता है। तो सबसे कठिन काल भी होता है, सबसे स्वर्णिम काल होता है। यानी कि अच्छा है पर थोड़ा संभल के रहना जरूरी है। किशोर के लिए यही है, जो ये एडोलसेंस जिसने 12 से 18 या 20 साल का जो पीरियड है, ये टाइम अगर बिल्कुल डिसेंट तरीके से अगर किसी ने निकाल दिया ना, तो मान लीजिए बच्चा लाइफ टाइम नहीं कभी भटकेगा अपने रूट से। भटकने की सबसे ज्यादा उम्र यही होती है, स्वर्णिम काल, गोल्डन पीरियड, बसंत काल। इसमें सारे फीलिंग्स आपके सामने आते हैं, लेकिन इसी में कठिन काल भी होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। तो सबसे टीनेज होती है, सुंदरता की अवस्था, बसंत काल, स्वर्णिम काल, गोल्डन पीरियड, और जीवन का सबसे कठिन काल। उसके बाद इसमें घर वाले आपके बार बार आपको कहते हैं कि किसी न किसी जॉब में लग, तो रोजगार चुनने की अवस्था। अभी इसको समझा दूंगा। रोजगार चुनने की अवस्था होगी आपके सामने ये। उसके बाद और कौन सी होगी, और होगी आपकी जीवन का क्या बोलते हैं, पहचान काल। इसमें आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, आइडेंटिटी बनानी है, तो जीवन का पहचान काल। दोनों को समझते हैं। रोजगार की अवस्था, रोजगार कैसे कि आप किशोर हो गए, 18-20 साल तक आपको लगभग 17-18 साल तक घर वाले, जैसे आप 12th के बाद ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, उस टाइम तक आप लगभग किशोर हो। आप किशोर हो तो आपके सामने मतलब अच्छे परसेंटेज, अच्छे मार्क्स बनाने की होती है। क्योंकि अच्छे मार्क्स इसलिए, अपने पढ़ाई का मतलब सिर्फ एक होता है कि पढ़ो लिखो और नौकरी पकड़ो, बात खत्म। बच्चे को किस तरह का ज्ञान है इससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जब तक आप नौकरी नहीं लगे ना, आपको चाहे दुनिया भर का ज्ञान होगा, आपको कोई मतलब नहीं, कोई नहीं मानता उसको। अपने समाज की ये विडंबना है मान ली एक तरीके से। हालांकि खैर इस मुद्दे पर नहीं जाएंगे, अभी अपन पढ़ रहे हैं रोजगार चुनने की। तो इस अवस्था में आकर के आपको अपनी जॉब सेलेक्ट करनी पड़ती है। आपको अपनी जॉब सेलेक्ट करनी पड़ती है कि आप किस फील्ड में जाएंगे, किस तरीके की। आप बार बार एग्जाम्स देंगे, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, उनके लिए अलग अलग कोर्सेज वगैरह करेंगे, उनमें आपको परसेंटेज करना पड़ता है, जो सब चीज़ें वहाँ पे बनानी पड़ती हैं। तो वो रोजगार चुनने की अवस्था भी कौन सी होती है ये। और उसके बाद पहचान, आपको खुद की आइडेंटिटी बनानी है। कब तक आप ये सुनते रहोगे वो फलाने का बेटा है, वो उसका बेटा है, उसका भाई है, उसका चाचा है, उसका है, लेकिन खुद की आइडेंटिटी क्या है? खुद की आइडेंटिटी क्या है आपका? एक होता है ना आईडी कार्ड, आईडी कार्ड खुद का होना चाहिए कि हाँ मैं वो, खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए। ये नहीं जानना चाहिए कि मैं उसका बेटा हूं। अगर आप ये आपको कोई इस नाम से जान रहा है कि मैं उसका बेटा हूं, वो आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि ये उसके पापा हैं, मान लीजिए आप एक बच्चा है, उसके पापा का नाम कुछ भी है, कहते हैं कि वो फलाने का बेटा है, इसका मतलब आइडेंटिटी किसकी है? इसका मतलब आइडेंटिटी है पापा की। लेकिन अगर कोई ऐसे बोलता है कि ये उसके पापा हैं, अब आइडेंटिटी किसकी है? आपकी खुद की है ना। तो पहचान बनाने की ये जो आइडेंटिटी होती है ना कि वो उसका बेटा है, वो आइडेंटिटी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और कौन सी? ये उसके पापा हैं, वो आपके पेरेंट्स को, जिस दिन आपके पेरेंट्स को किसी ने ये कहा ना अच्छे बता करके, ये देखो ये उसके पापा जा रहे हैं, उनकी उस दिन उनका सीना से 56 इंच का हो जाता है कि वास्तव में यार मतलब रियल में बहुत कुछ ऐसे मतलब उनको बहुत फील होता है। भाई देखना कहीं मिलेगा। तो रोजगार की अवस्था, पहचान की अवस्था, रोजगार चुनने की अवस्था हो गई, पहचान की अवस्था हो गई, बसंत काल हो गया, सुंदरता हो गई, टीनेज हो गया, और कठिन काल हो गया। क्लियर? उसके बाद आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। अभी समझाऊंगा इस चीज को। आधारहीन आत्मचेतना, जिसका कोई बेस नहीं होता, वैसी वैसी मन में चेतनाएं लेके आता है, वैसी वैसी थिंकिंग मन में रखता है। आधारहीन, जिसका कोई बेस नहीं होता, पढ़ाई लिखाई करता नहीं है। हालांकि इसके कई एग्जांपल्स मैं आपके सामने दूंगा। पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ता, और मन में क्या सोचता है कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, पढ़ लिख कर मैं ये बन जाऊँगा, फिर मैं वो एग्जाम दूंगा, एग्जाम दे करके मैं आरएएस बन जाऊँगा, आरएएस बन के फिर इस तरीके से जिले को चलाऊँगा, वहाँ पे मतलब इस तरीके का राज करूँगा, ऐसा काम करूँगा, ऐसा काम करूँगा। यानी ग्राउंड वर्क जीरो है, पढ़ाई बिल्कुल साफ है, लेकिन सपने कहाँ तक दिख रहा है? ऊपर तक। हालांकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो आपको सोने दें, सपने वो नहीं होते जो आपको सोने दें, जबकि सपने तो वो होते हैं जो आपकी नींद को उड़ा दें। यानी आप सपने देखिए,
बंद आंखों से सपने देखने वाले सपने नहीं होते कि बंद आंखों से देख रहा हूँ कि हाँ मैं कलेक्टर बन गया, मैं ऐसे चला रहा हूँ, मैं वो राज कर रहा हूँ, मैंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। वो सपने हैं ही नहीं, क्योंकि जैसे ही नींद टूटी कलेक्टर का सपना हवा। लेकिन अगर आप खुली आंखों से देख रहे हो, आप जम के उसकी मेहनत कर रहे हो कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो मुझे अचीवमेंट लेना है, तो आपको तो यानी इसमें क्या होता है, आधार ही ना जितना, उसका कोई बेस ही नहीं था, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, काम धंधा किया नहीं, कुछ भी, किसी दिन पूरे दिन वेला बैठा रहता है, कोई काम नहीं है, और सोच क्या रहा है कि मैं ऐसे वैसे पैसे इकट्ठे कर लूंगा, फिर मैं वो बिजनेस करूंगा, वो बिजनेस करने वाला। यानी वो एक होता है ना, एक अपनी कहावत सुनी होगी कि एक बार एक व्यक्ति था तो उसने सोचा कि मतलब मैं उसके पास कुछ मुर्गी थी, एक मुर्गी थी, उस मुर्गी ने अंडा दिया, उससे अंडे मतलब अंडे से बच्चा उसका निकला, बच्चा निकले 2 हो गए, क्या हो कि 2 मुर्गियाँ हो गई, मतलब नींद में सोच रहा है वो 2 मुर्गियाँ होंगी, 2 से फिर 4 मुर्गियाँ, फिर मुर्गी भी उसके बेच करके खूब सारी मुर्गियाँ होंगी, मुर्गियों को बेच करके उसने फिर गाय खरीदी, गाय से उसने दूध निकाला, दूध बेचने लग गया, दूध बेच के उसके पास पैसे आ गए, और पैसे आने के बाद धीरे धीरे मतलब फिर वो उसने शादी वादी कर ली, बच्चे हो गए, मतलब नींदों में सब कुछ सोच रहा है, शादी वादी हो गई, बच्चे और जैसे ही बच्चे मतलब जैसे मेरी वाइफ है वो बच्चों की पिटाई करेगी ना, तो मैं क्या करूँगा, तो उसके चाके से लात मारूंगा। जैसे उसने सामने लात मारी तो सामने जो मुर्गियों वाला था या जो कुछ भी चीज़ थी वो गई टूट। अब जो किया कुछ नहीं उसने, आधार से कुछ नहीं था, बस मन में कपोल कल्पना इमेजिनेशंस कर रहा था। इमेजिनेशंस कीजिए, लेकिन बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से सपने देखिए। सपने देखने आ सकना आपका हक है, आपको अच्छे तरीके, लेकिन सपने खुली आंखों से देखेंगे। आपको ड्रीम होना चाहिए और उस ड्रीम के लिए पूरा डेडिकेशन। लाइफ में 4 D हमेशा याद रखना, डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन, 4 शब्दों का मीनिंग ढूंढ लेना, आपको समझ में आ जाएगा वास्तव में लाइफ होती है। ओके, तो आधार जैसे एक और युवा होते हैं। अब मान लीजिए किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को देख लिया, एक मतलब एग्जांपल बताता हूँ आपके, मतलब आगे भी किसी के दिमाग में चलता होगा, बताओ नहीं बताओ, लेकिन अब वो क्या करते हैं, फिर अब उसके बारे में देख लिया, फिर देख के उसके बारे में इमेजिनेशन बताएं, यार ये है ना, मैं इसे मिल लूँ, इससे फ्रेंडशिप हो जाएगी मेरी, फिर ऐसे हो जाएगा, हम वो करेंगे, वैसे करेंगे, हम बैठेंगे, ऐसे करेंगे, फलाना दिन का, मतलब 1000 तरीके के इमेजिन, जबकि इससे कोई संबंध ही नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, यानी आधार कुछ नहीं है, फिर भी चेतना कर रहा है, कोई बेस नहीं है, उसके बावजूद चेतना कर रहा है। तो आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था भी कौन सी होती है, किशोर अवस्था होती है। ओके, उसके बाद एक आती है संपूर्ण संप्रत्यों के विकास की अवस्था। संपूर्ण संप्रत्यों के विकास की अवस्था, आपके टोटल कंसेप्ट इसमें डेवलप हो जाएंगे। संपूर्ण संप्रत्यों के विकास की अवस्था कौन सी होती है, किशोरावस्था। किशोरावस्था में आपके सभी प्रकार के संप्रत्य, जितने भी आपके कंसेप्ट हैं, जितने भी आपके शारीरिक, मानसिक, गत्यात्मक, संवेगात्मक, बौद्धिक, नैतिक, संज्ञानात्मक, सभी प्रकार के विकास आपके पूर्ण होते हैं। तो संपूर्ण संप्रत्यों के विकास, आपका शारीरिक विकास इसमें लगभग पूरा होता है, आपकी लंबाई, चौड़ाई, हाइट वगैरह जो बढ़ना है बढ़ जाता है। आपका मानसिक विकास, आपका मस्तिष्क जितना काम करता है उतना काम करने लग जाता है। आपका गत्यात्मक विकास, आपका मनोलैंगिक विकास, आपका संवेगात्मक विकास, आपका संज्ञानात्मक विकास, आपके इमोशंस वगैरह हैं वो सभी पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं। तो संपूर्ण संप्रत्यों के विकास का क्या होता है, पूरा मतलब इसमें हो जाता है। तो इसके कौन कौन से उपनाम हो गए, किशोरावस्था को बोलते हैं टीनेज, सुंदरता की अवस्था, जीवन का वसंत काल और रोजगार चुनने की अवस्था, आधारहीन आत्म चेतना अवस्था, संपूर्ण संप्रत्यों के विकास की अवस्था, पहचान की अवस्था, गोल्डन पीरियड, स्वर्णिम काल। ये कौन से हो गए अपने मतलब किशोरावस्था के कुछ उपनाम हो गए। हालांकि उपनाम बहुत सारे और हैं, और भी है। इसी को बोलते हैं समस्याओं की आयु। किशोरावस्था को बोलते हैं समस्याओं की आयु, एज ऑफ प्रॉब्लम्स। समस्याएं कैसे, आपके सामने मैंने अभी आपको चीजें देखी है, ये आपको समझाने में ऐसा कुछ नहीं है, लिखने में सिर्फ एक समस्या होगी, इसको समझाने में टाइम जाता है। अभी मैंने आपको, आप सोचोगे यार सर ने कुछ पढ़ाई नहीं, 4 बातें, लेकिन ये 4 बातें जब ट्यूशन की लैंग्वेज आएगी ना, अब कई लोग क्या सोचते हैं कि मतलब जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि आप सोचते हो ऐसे, मैंने मतलब बात बता रहा हूँ कि आप है ना जो फटाफट जल्दी जल्दी पता पूरा क्यों नहीं करवाए थे, मतलब आप क्यों इतना समझाते हो। देखिए साइकोलॉजी है, वहाँ पे आपके सामने एग्जैक्ट ये लैंग्वेज नहीं है कि समस्या होगी आयु कौन सी होती है, वो तो सब हर कोई समझ ले। आपके सामने एक लैंग्वेज आएगी, एक कंसेप्ट आएगा पूरा। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, हालांकि मैं भी जब करवाऊंगा, लेकिन तब करवाऊंगा जब अपना पूरा कोर्स हो जाएगा, उसके बाद कराऊंगा प्रीवियस ईयर जितने भी अपने रीट में आर्ट एड पूछे हुए क्वेश्चन है सभी कराऊंगा। लेकिन हालांकि बीच में जब टेस्ट चलते रहे कोई दिक्कत वाली बात है, लेकिन अभी पहले कुछ थोड़ा हिस्सा अपन कवर कर लें, एक बार अवस्था वगैरह कवर हो जाए, फिर उनके बारे में क्वेश्चन अपन करते रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो समस्या होगी, यानी आप उनके ये मत सोचिएगा कि सर क्या करवा रहे हैं कंसेप्ट ऐसे, मतलब पूरा इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं करा, मैं एक एक शब्द यहाँ पे बोलता हूँ, एक एक एग्जांपल आपके सामने देता हूँ, मैं कभी भी टॉपिक से हट के बात नहीं करूँगा।
ध्यान लीजिएगा, मैं ये नहीं है कि वो फलाना जोक सुना दिया वैसे कर दिया, हाँ कुछ एक आधी मिनट का कुछ मनोरंजन होता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो भी वैसे ही होगा कुछ टॉपिक से संबंधित, उस टॉपिक से रिलेटेड। अब समस्याओं की बात कर रहे हैं तो समस्या आपके सामने आती रहती है, किशोरों के सामने समस्या, रोजगार की अवस्था, रोजगार ढूंढने की अवस्था, कपोल कल्पनाएं, फैंटेसीज, बसंत काल है लेकिन कैसा काल है, कठिन काल है, टीनेज है, सुंदरता की है, मतलब हजार तरीके की समस्याएं, बालक के सामने समस्याएं आती रहती है, किशोर के सामने समस्याओं पे समस्या आती रहती है, तो किशोरावस्था समस्याओं की अवस्था भी है। हो गया। घर वालों से अलग समस्या है, घर वालों की कुछ डिमांड है उनको पूरी करना, रिश्तेदारों की डिमांड पूरी करना, समाज की पूरी करना, अपने बाबू सोना की डिमांड पूरी करना, पढ़ाई की पूरी करना, सब तरीके अपने जो मतलब पूरे जितने कपोल करना है उनको पूरा करना, रोजगार की जो समस्या होती है, ये सभी तरीके की किशोर के सामने आती है। उसके बाद एक परिभाषा दी थी स्टेनले हॉल ने। स्टेनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था जो है तनाव, तूफान और दबाव की अवस्था है। हालांकि मतलब परिभाषा में इसकी विशेषता उपनाम ये तनाव, तूफान, दबाव की अवस्था है। ये बात बोलने वाले कौन थे? स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल क्या है? इनको किशोरावस्था का जनक कहते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। स्टेनले हॉल को किशोरावस्था का जनक कहते हैं। स्टेनले हॉल को क्या कहते हैं? किशोरावस्था का जनक कहते हैं। और इनकी बुक कौन सी थी? इनके साथ में सीखते हो, किशोरावस्था की क्या है? ये जनक है। और इनकी बुक कौन सी है? एडोलसेंस। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अब दोबारा बताता हूं कि स्टेनले हॉल को किशोरावस्था का जनक कहते हैं। और स्टेनले हॉल की बुक कौन सी है? एडोलसेंस। स्टेनले हॉल ने क्या कहा? ये उपनाम नहीं है कि तनाव, तूफान, दबाव की अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था। तनाव, बच्चे के सामने खूब सारे मन मस्तिष्क में तनाव रहते हैं, उसमें उसके दिमाग में बहुत सारे प्रेशर्स रहते हैं, दबाव में रहता है, मतलब अलग अलग उसमें मतलब चेंजेस आते रहते हैं। तनाव कैसे कि तनाव होता है मतलब एक तो उसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बच्चे की दाढ़ी नीचे निकलने शुरू होती है, उनसे उसके स्ट्रेस में रहता है। बच्चे के लड़कियों में पीरियड्स वाली चीजें शुरू हो जाती हैं, उनमें बच्चे में थोड़ा चिड़चिड़ा बनाया जाता है, तनाव की समस्या आती है। तनाव, तूफान। तूफान कैसे? बच्चे में जोश होता है, इसमें किशोर में पूरा जोश भरा होता है, वो जोश होता है, इसलिए वो तूफान की अवस्था। दबाव, समाज में कई कुछ लोग उससे अलग अलग तरीके के सवाल करेंगे, कुछ गलती कर दी हर तरीके की उस पर रोक टोक रहेगी, कुछ वो कर रहा है काम उसको थोड़ा रोका जाएगा, तो दबाव की। तनाव, तूफान और दबाव की अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था। इसीलिए जीवन का सबसे कठिन काल भी कौन सा है? किशोरावस्था। आपस में कंसेप्ट जुड़े हुए हैं, ज्यादा घूम फिरे कुछ नहीं है, कंसेप्ट आपस में जुड़े हुए हैं और उन्हीं कंसेप्ट की बेस पर हम चल रहे हैं। क्लियर? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। आज मैंने ज्यादा आपको नहीं बताया, लेकिन जितना बताया ना उसको डिटेल से बताया। कल किशोरावस्था के कुछ उपनाम और विशेषताएं अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और आज की क्लास आपको यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। किशोरावस्था के उपनाम हमने हमारे सामने आ गए। किशोरावस्था में हमने कुछ उपनाम पढ़ लिए, अभी उपनाम और हैं। उपनाम नहीं, एक तरीके से विशेषता। देखिए अब मैं आपको कहूँ किसकी तनाव की अवस्था, किशोरावस्था में तनाव बच्चे में ज़्यादा होता है, दबाव होता है, ये उपनाम बोल दीजिए, विशेषता मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। उपनाम बोल दीजिए, विशेषता बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम ही चीज़ें हैं। ओके, आज की क्लास हमें आपको मजा आया होगा, बहुत सारे कंसेप्ट आपको मिल रहे होंगे। तो अगर आपने उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक बहुत कम करते हैं आप, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके 10% ही लाइक नहीं आते। फिर उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शेयर करने के साथ साथ चैनल को खुद सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से करवाइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।